जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है एवरीडे साइंस। उसमें ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लाया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ साइंस। तो आज इन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नया सीखेंगे ताकि इस टॉपिक में थोड़ा आपको होल्ड बन सके। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। एक मॉडर्न अनाउंसमेंट है कि डिफरेंट लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब में। तो आप यूट्यूब में जाकर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट के ओरिएंटेड, आप उन लेक्चर्स का जाके बेनिफिट उठा सकते हो। जो ये अभी एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं या पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, उनको आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है हमें बताना है। स्कर्वी कम्युनिकेबल डिसीज है, मीजल्स कम्युनिकेबल डिसीज है, डायबिटीज इज अ कम्युनिकेबल डिसीज या अस्थमा कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, डायबिटीज कम्युनिकेबल नहीं होती है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, पहले आप खुद क्वेश्चन का आंसर भी ट्राई कर सकते हैं। देखो, कम्युनिकेबल डिसीज सिंपली है। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती है जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकती है। मतलब कॉन्टैक्ट किसी भी वे में बाई टच भी जा सकती हैं या वाटर ड्रॉपलेट एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से भी जा सकती हैं। किसी भी वे में अगर वो कम्युनिकेट हो जाती है एक से दूसरे को, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। और उनके एंटी अगर वो कम्युनिकेट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अगर एक पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज शुगर वाली प्रॉब्लम है, तो जरूरी थोड़ी है कि उसके पास बैठने से दूसरे पर्सन को भी डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली मीजल्स। मीजल्स जो है वो एक तरह की कम्युनिकेबल डिसीज है। पहली बात तो याद रखो किस तरह की डिसीज है, कम्युनिकेबल तो है बट कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है। ये एक वायरल डिसीज है। क्या है? वायरल डिसीज। को कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो, 2-3 टॉपिक हैं जो आप एग्जाम में देख के जाओगे इस लेक्चर के बाद। एक, आप डिसीजेज का मेरा लेक्चर जरूर देख के जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा मैंने विटामिन पे एक लेक्चर डाला हुआ है। हर एक पेपर में इन 2 लेक्चर्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये लेक्चर्स आपने ऑलरेडी कवर करने, या तो आपने करे होंगे जनरल साइंस में पढ़े, अगर नहीं भी किए तो करके जाना। ठीक है, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मीजल्स है वो कॉज करता है एक वायरस है जिसको मीजल्स वायरस या मोरबिली वायरस कहते हैं, वो मीजल्स कॉज करता है। ठीक है, स्कर्वी जो है ये क्या है? ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर हमारी बॉडी में एक विटामिन है, कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। ये याद कर लेना। ठीक है, अस्थमा के बारे में तो आपको पता है, जिसमें लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने जस्ट याद रखना कि इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी थी? मीजल्स। अब यहाँ पे ना विटामिन की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको विटामिन के बारे में बता देता हूँ, बट विटामिन कंप्लीट यहाँ पर नहीं होंगे। विटामिन कंप्लीट के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है विटामिन वाली वीडियो। देखो, विटामिन क्या है आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक विटामिन में आपको याद क्या रखना है कि विटामिन का उसका साइंटिफिक नेम क्या है। किसी विटामिन, जैसे विटामिन ए है ना, विटामिन क्या होता है? वाइटा प्लस अमाइन, मतलब कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उनको बोलते हैं विटामिन। तो विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन ए जो है उसका आपको जैसे नाम पता होना चाहिए। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा? जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, तो ये नाम याद रखो, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। और अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस ये आपने याद रखना। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो पूछ लेगा उसका साइंटिफिक नेम या उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी की बात करें तो बी में बहुत सारी आ जाती है, B1 B2 B3। जैसे विटामिन B1 की बात करूं, अगर किसी की बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसको बैरी बैरी होता है। क्या होता है? बैरी बैरी हो जाता है। ठीक है, ये मैंने वहां पे बाय ट्रिक आपको सारी विटामिन बी की भी फर्दर डिवाइड करके पढ़ाई है। उसके बाद विटामिन ए के बाद विटामिन बी हो गया, देन वी हैव विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर सपोज करो इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी, जो हमें अभी देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल। क्या नाम है इसका? साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो किसी पर्सन को रिकेट होता है। क्या होता है? रिकेट्स की बीमारी होती है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। इसका नाम याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। ठीक है, और विटामिन के जो है इसका नाम है, विटामिन के जो है लास्ट विटामिन इंपॉर्टेंट, विटामिन के इसका नाम है फाइटोक्विनोन। क्या नाम है? फाइटोक्विनोन। ठीक है, इतना याद कर लोगे तो बहुत है। अब याद कैसे करेंगे, वहां पर मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी। जैसे विटामिन बी को तो छोड़ दो, बी की मैंने वहां पर सारी ट्रिक एक बताई हुई है, वहां पर ट्रेन पुल पर चली बहुत फास्ट, उसे याद करवाया था। विटामिन वाले लेक्चर में कर लोगे, बट बाकियों की देखो, इसका नाम याद रखो, विटामिन ए का रेटिनोल। इनके नाम कैसे याद रखना, आपने जस्ट ये लाइन याद रखनी है, रेस। क्या लाइन याद रखनी है? रेस टू फाइट। क्या लाइन थी? रेस टू फाइट। देखो, आर से विटामिन ए का नाम है पहला, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। विटामिन सी का उसके बाद, बी तो हमारे पास दूसरी ट्रिक है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड याद रखोगे। सी से कैल्सीफिरोल, तो ये विटामिन डी का नाम है।
2 से टोकोफिरोल, तो ये विटामिन ई का नाम है, सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 से फाइटोक्विनोन, तो ये विटामिन के का नाम है। इस तरह से आप याद कर सकते हो रेस टू 5 से, ठीक है। रेस, आर स्टैंड फॉर रेटिनोल, विटामिन ए का नाम, ए स्टैंड फॉर अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम, सी स्टैंड फॉर कैल्सिफिरोल, विटामिन डी का नाम, टी स्टैंड 2 से टोकोफिरोल याद रखो, 2 मतलब विटामिन ई टोकोफिरोल, और 5 से फाइटोक्विनोन का नाम याद रखो, विटामिन ए के लिए यूज होता है। तो ये थोड़ा सा ना विटामिन वाला चैप्टर आप देख के जाओगे, ये मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में ओवरव्यू दे दिया है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड कौन सा होता है? ग्लैंड वो ऑर्गन होता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जहां से कुछ सेक्रेशन होती है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, ये नाम याद कर लो। थायराइड से कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में है लिवर, तो नाम याद कर लेना, लिवर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बाइल जूसेस वगैरह सिक्रीट करता है, जो मतलब खाने को डाइजेस्ट वगैरह होने में हेल्प करते हैं। तो लीवर के लिए याद रखना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किडनीज क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं ब्लड को। पैनक्रियास भी इसी तरह पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इतना आप याद कर लोगे तो बहुत है, बट इंपॉर्टेंट चीज इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वाज क्लेम्ड इन 1930 by the renowned physicist Sir C.V. Raman for his work in which among the following articles। देखो, परसों मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर्स का लेक्चर लाया, उसमें जो भी इस साल के नोबेल प्राइजेस दिए गए, चाहे फिजिक्स के, इकोनॉमिक्स के, या लिटरेचर में, या पीस में बात करो, मैंने सारे पढ़ाए, और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, वो लेक्चर देख लेना। अब वही पूछा कि पहला इंडिया का नोबेल प्राइज फिजिक्स का सर सीवी रमन जी को मिला था। अब उन्होंने किस फील्ड में काम किया? पार्टिकल फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये तो ब्रांच है फिजिक्स की, इतना डीप नहीं जाना है, जस्ट आपने आंसर याद कर लो, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट रिलेटेड। बेसिकली सर सीवी रमन ने क्या किया था? सर सीवी रमन ने जो है, जो हम बोलते हैं ना उसको लाइट इफेक्ट, रामन इफेक्ट, ये वर्ड याद रखो, रामन इफेक्ट, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया था, या हम कह सकते हैं कि इसको डिस्कवर किया था रामन इफेक्ट में, ठीक है। रामन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल से मान लेते हैं, स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल है, वो कैसे लाइट को जो है स्कैटर करता है, लाइट उसकी वजह से कैसे वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो कैसे बेसिकली जो लाइट है उसको स्कैटर कर रहे हैं, मतलब उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आसमान का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सूरज से रोशनी आ रही है उसमें तो बहुत सारे कलर है, बट हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमारा आसमान हमें ब्लू दिखता है, हमें समुद्र ब्लू दिखता है, ठीक है। बस ये रीजन है, यही चीज को बेसिकली रामन इफेक्ट कहा जाता है। सर सीवी रमन ने यही बताया था कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी काइंड के, वो स्कैटर करते हैं लाइट को। ये याद कर लेना। ऑप्टिक्स के लिए इनको जो है बेसिकली इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द इंस्ट्रूमेंट डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मेजरिंग नहीं बोल रहा है, डिटेक्ट करने के लिए, जस्ट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को तो अमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अमीटर यूज करते हैं जो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर यूज करते हैं जो पोटेंशियल को मेजर करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल देगा या पोटेंशियल बोल देगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए, मतलब नापने के लिए कितनी करंट है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, तो अमीटर यूज करते हैं। करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर, ठीक है, याद कर लेना, एम्पेयर यूनिट होते हैं करंट के। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए करंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर पे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आया होता है तो वो उसके पास एक छोटा सा वो होता है, ऐसे मतलब जैसे पेज काज की तरह दिखता है, वो चेक करता है, वो तार के साथ लगाता है, किसी शू के साथ भी लगाता है, और वो अगर ग्लो कर जाए तो उसका मतलब है कि उसमें करंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली डिटेक्ट ही कर रहा है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। तो किसका यूज करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए? गैल्वेनोमीटर। किसका यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके साथ, जो एग्जाम में यही पूछता है कि ये इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में कि किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना हो, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना, तो किसका यूज करोगे? बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बार मतलब प्रेशर के यूनिट होते हैं, तो बैरोमीटर मतलब बार को मेजर करने वाला, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को मेजर करने वाला इज बैरोमीटर। इस तरह से याद करो, ठीक है। फिर ऐसे पूछता है डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फैथोमीटर का। डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। किसी चीज की हाइट को, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, किसी चीज की हाइट को मेजर करने के लिए कि कितनी हाइट है, तो उसके लिए एल्टीमीटर का यूज किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को, ठीक है। और ट्यूब टेस्ट जो है वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए यूज किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, बट फैथोमीटर पूछ सकता है। डेप्थ वाटर की देखनी, अल्टीमीटर हाइट देखने के लिए, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने के लिए, अमीटर मेजर करने के लिए,
लिए करंट को, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। देखो इस तरह से हम फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, अब क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं है सारा डिस्कस करने का, साइंस तो बहुत डायनेमिक होती है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में आ रही हैं, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर एग्जाम से पहले अगर मुझे टाइम मिलता है, अब मैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में एवरीडे साइंस की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का कुछ है, वो सारा कवर करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय। देखो न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एक अलग चीज है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उनमें से पूछ रहा है कि जब आप एक बस में आप किसी भी बस में बैठे होगे, आपने ट्रेवल किया होगा, मेटाडोर्स में तो यही होगा ना जम्मू की, तो अगर आपने बस मेटाडोर में ट्रेवल किया है, तो आप जम्मू की मेटाडोर जब चलती है तो आपको पता है जम्मू के तालाब तिलो बोरीवली जैसे मेटाडोर चलती है तो कैसे ब्रेक्स लगाते हैं ना, वो फास्ट चलाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जब वो ब्रेक लगाते हैं तो जो उसके बीच में आप बैठे होते हो जब, तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है, आप आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड जो है गिरते हो थोड़ा सा। ठीक है, और जब वो बस मूव कर रही होती है और वो जब ब्रेक लगती है, सडनली ब्रेक लगती है, तो आगे गिरते हो, और जब स्टार्ट होती है तो आप पीछे गिरते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपका आगे और पीछे गिरना जो है, जब बस की मूवमेंट होती है, किसकी वजह से होती है? न्यूटन के पहले लॉ, दूसरे लॉ या तीसरे लॉ की वजह से। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्यों? देखो बेसिकली आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता है विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के साथ कौन सा न्यूटन का लॉ एसोसिएटेड है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्ट में बैठा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस टाइम ना एक लैपटॉप है, ठीक है, अब क्या लैपटॉप खुद ब खुद मूव कर सकता है? नहीं, मतलब लैपटॉप अपनी स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे घूम रहा है, क्या वो खुद ब खुद रुक सकता है? नहीं रुक सकता। ठीक है, नहीं रुक सकता। तो मतलब अगर कोई चीज जो है अपने आप जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं इनर्शिया। इसी की वजह से एक ऑब्जेक्ट आगे और पीछे गिरता है। देखो आपका टाइम जाएगा, बट 1 मिनट लगा के समझ लो इसको होता क्या। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बस है कोई, मान लेते हैं आप बस में बैठे हुए थे, अब क्या हुआ, इस बस में आप सपोज करो आप ये बैठे हुए ना, ठीक है, ये आप बैठे हुए, ये आपकी लेग्स हैं जो बस के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में, आपकी अपर बॉडी थोड़ी ऊंची है। अब ये आगे हमारे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, बस को सडनली ब्रेक लगा देते हैं। आप चलती हुई बस को, जब चल रही थी बस, ध्यान से सुनो, जब बस चल रही थी आपकी लेग्स भी काइंड ऑफ एक मूवमेंट, मतलब चलती तो नहीं है वो लेग्स, बट एक मूवमेंट वाली स्टेट में होती है, आपकी अपर बॉडी भी मूवमेंट वाली स्टेट में थी। ठीक है, अब सडनली जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, आपकी लोअर लेग्स तो बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई आपकी लोअर लेग्स को लगा तो गाड़ी रुक गई है, ये तो अपनी जगह में स्टेबल हो जाएंगी, बट आपकी अपर बॉडी तो अभी भी चलना चाहती है, क्योंकि उसमें इनर्शिया है, मतलब वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो मोशन में है तो वो चाहता है मैं अभी भी मोशन में रहूं, तो इसका मतलब अपर बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है। तो भाई जब आपकी टांगों को कोई पकड़ ले और ऊपर वाला पोर्शन आपका आगे जाना चाहे, तो आप कहां गिरोगे? आगे वाली तरफ। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप बस में बैठे हुए सुबह, और ड्राइवर आकर, आपको पता ही नहीं चलता, आप आराम से बैठे खड़े थे यहाँ पे बस पे, और ड्राइवर आके अचानक बस को चला देता है, तो आप कौन सी तरफ गिरते हो? पीछे। क्यों? क्योंकि आपकी लेग्स तो बस के साथ रेस्ट में थी, ठीक है, जब बस रुकी हुई थी। अब जैसे ही बस स्टार्ट होकर आगे चलने लगी, आपकी लेग्स को तो पता चल गया कि बस चल गई, तो लेग्स भी मतलब काइंड ऑफ मोशन में आ गई, बट आपकी अपर बॉडी अभी भी उसी जगह पे रहना चाहती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो गाड़ी आगे निकल रही है, आप रेस्ट में रहोगे तो भाई कहाँ गिरोगे? पीछे ही गिरोगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया कौन से लॉ के साथ एसोसिएटेड है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ आपका जस्ट ये बताता है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसका क्या चेंज होता है? मोमेंटम। ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी का पे फोर्स लगाते हो उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब मैं इन डेप्थ इसमें नहीं जाऊंगा, जस्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला यहां से निकलता है सेकंड लॉ से। थर्ड लॉ तो बिल्कुल सिंपल है, गांधी जी वाली पॉलिसी में नहीं चलना है। गांधी जी क्या कहते थे? अगर एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे करो, वो पॉलिसी नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ में अगर आपने किसी को थप्पड़ लगाया, वो भी आपको उतनी इंटेंसिटी से थप्पड़ लगाएगा। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना जोर से आपने किसी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर उतनी फोर्स लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल धरती मुझे नीचे खींच रही है और मैं भी धरती को ऊपर खींचूंगा, बट मैं धरती को कितना ऊपर खींच सकता हूं? जितना मेरी फोर्स है, तो मैं उतनी ही फोर्स से खींचूंगा, और धरती भी मेरे पे जिस उतनी फोर्स लगाएगी जितनी मेरी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया, वैसे तो 11th का पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इतना ही अभी याद रखो, एग्जाम के लिए बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव आर लाइट वेव। देखो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साउंड वेव कौन सी वेव होती है और लाइट वेव कौन सी वेव होती है, बस इतना याद कर लेना। जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? अब देखो यार, फॉर एग्जांपल
ट्रांसवर्सल वेव वो वेव होती है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल जो है, ध्यान से सुनो, जिस तरफ पार्टिकल चल रहे हैं ना उसके 90 डिग्री पे अगर वेव प्रोड्यूस होते, पार्टिकल मान लेते हैं ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके 90 डिग्री पे अगर वेव प्रोड्यूस होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। और अगर मान लेते हैं जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल वे में बता दिया पूरा कंसेप्ट। अगर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन की वजह से ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस, वेव क्या एनर्जी है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करना, अगर उसके 90 डिग्री पे राइट एंगल पे वेव प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। और अगर सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलली अगर प्रोड्यूस होती है, मतलब परपेंडिकुलर प्रोड्यूस, मतलब परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस तो ट्रांसवर्स वेव, और अगर सेम डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव और साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इंफ्रारेड वेव पूछेगा तो क्या है, ट्रांसवर्स। यूवी पूछेगा तो ट्रांसवर्स। विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, ट्रांसफर, क्योंकि ये सारी लाइट वेव्स में आती हैं। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7, जेट फ्यूल यूज्ड इनसाइड द टरबाइन बेस्ड एविएशन इंजन मेनली कंसिस्ट ऑफ। देखो जेट में जो फ्यूल यूज होता है ना उसके टरबाइन में, एविएशन इंजन में, वो कौन सा फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या सीएनजी। अब यहां पर कंफ्यूजन आती है क्योंकि हम वहां तक सोच ही नहीं सकते कि वो वाला तेल वहां पर यूज हो सकता है, मिट्टी का, दैट इज केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल बेसिकली जेट फ्यूल में यूज होता है टरबाइन एविएटर में, ये याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, बट ये होता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विटामिन के। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऐसे याद कर लो, मैंने आपको क्या याद कराया था, कैसे याद रखना है, रेस टू फाइट, बस इतना याद कर दो, रेस टू फाइट, ठीक है। विटामिन बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, विटामिन बी को हमने अलग पढ़ा था, ट्रेन पुल पर चली बहुत फास्ट, क्योंकि विटामिन बी के अंदर बोलते हैं B1 B2 ऐसे B12 तक, ठीक है। तो सबसे पहले का विटामिन ए का नाम था रेटिनोल, विटामिन सी का, बी तो छूट गई, सी का नाम था एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम था कैल्सीफिरोल, कौन सा था, डी का, विटामिन सी का, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम था, वापस सुनो, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, विटामिन बी का तो कुछ नहीं है, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, सी के बाद डी, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल, फिर डी के बाद ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल, और विटामिन के का है फाइटोक्विनोइन, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन कौन से वाली का है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी विटामिन का नाम है, विटामिन सी का, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो विटामिन सी का ही बेसिकली करेक्ट नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, देखो जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको पूछे सुसाइडल बैग्स किसको बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स किसको बोला जाता है, बस ऐसी चीजें रटनी होती हैं। लाइसोसोम्स को बोला जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को मारते हैं, और कई बार उनको पता ही नहीं चलता, वो हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देते हैं हमारी बॉडी के। जब वो अपने ही सेल्स को खत्म करेंगे तो वो तो सुसाइड ही कर रहे हैं ना, उनसे उनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इसी तरह पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किसकी फॉर्म में बनाता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए है, ऐसे डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, बट इसका अपना डीएनए है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीजें आपने याद करके जानी है, ठीक है। इसको सुसाइटल बैग, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन वगैरह बनती है, ठीक है, इसमें प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये वर्ड याद कर लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे लिपिड्स वगैरह बनेगा, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे प्रोटीन बनेगी। इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंस है, और राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाते हैं। तो याद कर लेना, ऐसे पूछेगा कि प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इस तरह से चीजों को याद करना। ये ऑलरेडी मैंने आपको चीजें पढ़ाई हुई हैं अगर आप जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाओगे, बट अभी इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप इसको कवर करते चलो। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, सेल से, देखो सबसे छोटा सेल, सेल से बना टिश्यू, ठीक है, टिश्यू, टिश्यू से बने हमारे ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन ये बना ऑर्गन,
सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बने ऑर्गेनिज्म, क्या बने ऑर्गेनिज्म, हम तुम। देखो सेल था, सेल से टिश्यूज बन गए, जैसे ब्लड के टिश्यूज बन गए, ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो काइंड ऑफ टिश्यू, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर वहां से ऑर्गन बना, जैसे आपका हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन में आ जाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम बन गए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलर, फिर ऑर्गेनिज्म एक पूरा का पूरा बन गया। अब सेल्स किसने डिस्कवर किया था ह्यूमन बॉडी में? हर्बर्ट स्पेंसर ने, रॉबर्ट हुक ने, आइंस्टाइन ने या चार्ल्स डार्विन ने? तो किसने डिस्कवरी करी थी सेल्स की? रॉबर्ट हुक, बचपन से सुनते आए, 1665 में फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, स्लाइस ली थी वो कॉर्न की और उसमें देखा था बेसिकली, तो वहां से डिस्कवरी हुई थी किसकी? कॉर्न की, उससे सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये हम सबको पता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको पता है, रिलेटिविटी वगैरह की थ्योरी दी हुई है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे इन्होंने क्या दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, क्या दी थी? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। अगर पूछे एग्जाम में नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है वो किसने दी हुई है, तो वो चार्ल्स डार्विन ने दी हुई है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सिलेक्ट करता है, जो फिटेस्ट होगा वही रहेगा, ये बेसिकली थी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, क्योंकि आपको पता है ना इसमें क्या क्या आता है, बॉटनी आता है साइंस में, जोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है। फिजिक्स का ऐसा किसी एक पर्सन को फादर नहीं बोला जाता, फिजिक्स का नहीं बोला जाता, फिजिक्स का आइंस्टाइन को भी मान जाता है, न्यूटन को भी, गैलीलियो को भी, फिजिक्स को तो छोड़ दो। बॉटनी की बात करो तो बॉटनी के फादर बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को, ये याद कर लेना। बॉटनी के फादर किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जोलॉजी के फादर बोला जाता है अरिस्टोटल को। किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल को। केमिस्ट्री का एंटोनियो लवोइशियर को। किसको बोला जाता है? एंटोनियो लेवोइशियर, ठीक है, इनको बोला जाता है। दिस इज क्लियर? सर इतनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देते हो ना, कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो यार, मेरा यही टारगेट होता है कि आपको, मतलब आप अगर लेक्चर लगाने आए ना 30 मिनट का, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए कि 30 मिनट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोई 100-200 चीजें मिली हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं भी यहाँ पर शुरू हो जाऊं, एक क्वेश्चन पढ़ूं, फिर बोलूं वेट करो इसका आंसर ये है। भाई ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आराम से अपने हिसाब से क्वेश्चन सुनो, पॉज करो, दिमाग से सोचो, क्वेश्चन का आंसर करो, आगे बढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करोगे एग्जाम निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ, जो लेक्चर्स पढ़ाए, अब एमसीक्यूज कुछ ऐसे बच्चों का होता है कि मतलब ज्यादा एमसीक्यूज आए और मतलब सिर्फ आंसर से बता के निकलना होता है। आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर देखो, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन में वो चीजें आ जाती हैं जिन पे डायरेक्टली कल एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, पटवारी का हो, जो भी एग्जाम्स हुए, पटवारी के तो रैंक 1 भी आपको पता है कि हमारी चैनल से, मतलब यहाँ से पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना दिया भी था ऑडियो। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि उन्होंने यही वर्ड्स, उनके यही थे कि जो एक्सप्लेनेशन साथ में है उसका एग्जाम में बहुत रोल रहता है। तो इन चीजों पे फोकस किया करो। अभी आप मतलब नए नए प्रिपरेशन में हो, कुछ बच्चे जो नए आए हैं, कांस्टेबल के नए हैं, अभी आपको इन चीजों को समझना है कि स्मार्ट वर्क करना इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट पीएच? हाईएस्ट पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है, 0 से लेके 14 तक नंबर लिख दिए, 7 मैंने बीच में लिख दिया। अगर कोई किसी चीज की पीएच 7 से और 0 के बीच में आती है वो क्या होती है? एसिड। और जिसकी पीएच 7 से 14 के बीच में आती है उसको बोलते हैं बेस। और जिसकी पीएच 7 में आती है उसको बोलते हैं वो चीज न्यूट्रल है, वो ना एसिड है ना बेस है। खट्टा पानी बन रहा है, एसिडिटी, ठीक है, उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जिसको मिल्क का मैग्नीशियम बोलते हैं, वो बेस होता है। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करता है। वही पूछा इनमें से हाईएस्ट पीएच किसकी होगी? भाई देखो, जो तो बेस होगा उसकी हाईएस्ट पीएच होगी। जैसे ह्यूमन ब्लड की अगर मैं बात करूं ना, ह्यूमन ब्लड जो है स्लाइटली बेसिक होता है। ह्यूमन ब्लड की जो अगर मैं बात करूं पीएच होती है 7.4, मतलब 7 होता है न्यूट्रल, तो 7 से थोड़ी ज्यादा, मतलब ये किस में आता है? बेस में आता है, मतलब ये थोड़ा सा बेस है, ठीक है। लेमन जूस अगर बात करें, लेमन जूस की जो होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है, तो लेमन जूस जो है वो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका ऑरेंज जूस भी एक तरह का एसिड है, मतलब ये भी 4 के अराउंड होती है, 3 से 4 के अराउंड होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का बेस है। और इसकी पीएच कितनी होती है? इसकी पीएच नियर अबाउट जो है 14 के आसपास ही रहती है, तो इतना याद कर लेना। पीएच इसकी मतलब 11, मान लो कि 11 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है। तो इसकी हाईएस्ट पीएच इनमें से किसकी हाईएस्ट है? 11 सबसे ज्यादा। देखो ना यार, सबसे कम किसकी? यहाँ से देखिए हमने, इसकी देखी लेमन जूस की, फिर उसके बाद ऑरेंज जूस की, इन चारों में से फिर ब्लड की देखी, और फिर हमने मिल्क में। आपने जस्ट याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो क्या है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस है। और अगर सपोज करो किसी को एसिडिटी है तो हम मिल्क का मैग्नीशिया दे सकते हैं। ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली क्या होता है? बेसिक। इनफैक्ट वाटर इज ऑल्सो स्लाइटली बेसिक, ठीक है। और ऐसे न्यूट्रल बाकी, क्योंकि
इस क्योंकि उसमें कुछ वो प्रेजेंट होते हैं इसलिए बोला जाता है। न्यूट्रल क्या होता है, जो जो मतलब जिसमें कोई भी साल्ट वगैरह प्रेजेंट कुछ भी नहीं ना है वाटर में, वो न्यूट्रल मान सकते हैं साथ, अदरवाइज थोड़ा इनमें स्लाइटली होता है। जैसे ह्यूमन ब्लड है 7.4, ये याद कर लेना। अब देखो जितना 14 के पास पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना 0 के पास पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये भी याद कर लेना। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एलॉय ब्रॉन्ज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रॉन्ज के एलॉय, ब्रॉन्ज किस किस से मिलता है, ब्रास किस किस से मिलके बनता है, सोल्डर किस किस से मिलके बनता है, स्टील किस किस से मिलके बनता है, स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, अमेल्गम किसको कहते हैं, ये चीजें एग्जाम में आती हैं। आपने डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा होगा। यही क्वेश्चन हमें करना है, हमें बताना है कि ब्रॉन्ज जो एलॉय है वो किससे बना। एलॉय होता है एक मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, मतलब मेटल्स के साथ जो मिक्सचर बनता है ना उसको बोलते हैं बेसिकली एलॉय। तो एलॉय ब्रोंज, ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर जिंक से बनता है, कॉपर टिन से बनता है, जिंक निकल से बनता है, या एल्यूमिनियम निकल से बनता है। देखो ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से, और ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, ये ब्रास होता है। कॉपर और जिंक मतलब जिंक वाला ब्रास के केस में आता है, और टिन वाला ब्रोंज के केस में आता है। कॉपर तो दोनों में होता ही है, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद जिंक और निकल का अगर बता दूं, इसका भी बता देता हूं, वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। कॉइन सिल्वर, क्या बोलते हैं, कॉइन सिल्वर। कॉइन सिल्वर बनता है जिंक और निकल को मिला के, ठीक है। एल्यूमिनियम और निकल का आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर और जिंक का ब्रास, कॉपर और टिन का ब्रोंज, जिंक और निकल का भी देख लेना कॉइन सिल्वर। क्या सर इतने में काम बन जाएगा, नहीं। अगर किसी में किसी एलॉय में एक चीज मरकरी पड़ी हुई है, मतलब एक मरकरी है, बाकी कोई भी मेटल हो सकता है, उसको बोलेंगे एमलगम। क्या बोलेंगे, एमलगम। अगर एक भी मरकरी पड़ा है ना, बाकी तो कुछ मरकरी के साथ कोई और आ सकता है, बट उसको हम एमलगम ही बोलते हैं, मतलब जिसमें मरकरी प्रेजेंट है उसको एमलगम बोलेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा था सोल्डर, ठीक है। सोल्डर जो है बेसिकली एलॉय होता है टिन और लेड का, एसएन स्टैंड फॉर टिन और पीबी लेड, तो टिन और लेड का एलॉय इज सोल्डर, ये याद कर लें। अब जो स्टील होता है ना आपका स्टील, तो स्टील में आपका आयरन होता है, उसमें कार्बन होता है थोड़ा सा प्रेजेंट, तो आयरन और कार्बन को बोलते हैं स्टील। बट एक स्टील होता है जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगता, उसमें आयरन होता है, उसमें क्रोमियम भी होता है, उसमें निकल भी होता है, फिर कार्बन तो होगा ही, ठीक है। तो मेनली आयरन, क्रोमियम, निकल, ये याद कर लेना, ठीक है। बाकी ब्रोंज और ब्रास तो मैंने आपको बता दी, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये एलॉयज एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप देख के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर नेम फॉर मार्स गैस। ये तो लास्ट लेक्चर में हो चुका है। मार्स गैस किसको कहा जाता है, मार्स गैस दूसरा नाम किसका, मिथेन का नाम है, और राइस फील्ड वगैरह से निकलती है, एक तरह की हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस भी है, तो एटमॉस्फेयर में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। मार्स गैस किसको बोला जाता है, मिथेन को बोला जाता है। ये क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंटासिड। हाँ, चींटी के काटने से कौन सा एसिड होता है, ये शायद ये भी मैंने पढ़ाया, उसमें होता है चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है चींटी की बाइट में, उसको उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ये याद कर लेना, ठीक है। मे भी एग्जाम में पूछ ले फॉर्मिक एसिड के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। मैलिक एसिड जो है एप्पल में प्रेजेंट होता है, एप्पल में आपको पता है वो भी एसिडिक होता है, तो मैलिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। निट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकता है HNO3। और एग्जाम में पूछेगा किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड। एक और याद कर लो, एसिटिक एसिड, ये भी एग्जाम में पूछता है। एसिटिक एसिड बेसिकली जो इथेनोइक एसिड है उसी का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो है एंटबाइट में होता है HCOOH, निट्रिक HNO3, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, एसिडिक एसिड को CH3COH। 4-5 क्वेश्चन रह गए, फोकस बिल्कुल मेंटेन रखना, आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को किसने देखो यार, ये हमारा एक अगर एटम है, ठीक है, एटम के अंदर वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वी हैव प्रोटॉन, दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के आगे पीछे कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बस इन्हीं तीनों की डिस्कवरी हमने देखनी है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल मेरी तरह होता है, न्यूट्रल जीरो चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल इज जीरो, ठीक है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की करी है। किसने करी है, इलेक्ट्रॉन की, ये याद कर लेना। जेम्स पी पॉल ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, या जे चैडविक ने, ठीक है, किसने करी है इनमें से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डिस्कवरी जो है थॉमसन ने करी थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी है। जेम्स चैडविक ने करी है बेसिकली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। किसने करी है, जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की करी है रदरफोर्ड ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। ये तीन याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की करी। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया।
आपका पता चलेगा आप कितना फोकस्ड रहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक, सभी आंसर देना, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, फोटोमीटर लाइट वगैरह की, लाइट सेंसिटिविटी वगैरह, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के यूज होता है, बोलोमीटर या बैरोमीटर। देखो बार स्टैंड्स फॉर प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले कि बैरोमीटर कहां पर यूज होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए, ये याद कर लेना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछता है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, मैंने दोनों ही क्लब कर दिया। स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सी, मतलब यहाँ पे बतानी है स्मॉलेस्ट कौन सी है पहले और दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट, ठीक है। स्टेप्स, फेबुला, टिबिया, फीमर, स्टेप्स, फीमर एंड नेल्स, फिबुला। देखो स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप्स, स्टेप भी कहते हैं, फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। लॉन्गेस्ट वाली हमारी थाई बोन होती है, थाई में प्रेजेंट होती है फीमर, और स्टेप जो है हमारे ईयर में होती है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। मुझे एक बताना, एक तो मुझे बताना एक एडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं बॉडी में, ये तो सबको पता है एडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स। एक मुझे बताना चाइल्ड की बॉडी में, एक जो बच्चा जन्म होता है उसमें बोन्स कितने होते हैं। अब फिर आपको एक कंपैरिजन मिलेगा किस केस में बोन्स ज्यादा होती हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What is the role of mucus secreted by stomach? हमारे स्टोमक में म्यूकस क्रिएट होता है, इसका क्या काम होता है? To protect the lining of the stomach, to digest fats, to kill the germs in the food, to digest the protein। देखो आपके स्टोमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोड्यूस करता है आपका स्टोमक, बट उस HCl की वजह से स्टोमक की जो वॉल्स हैं वो खराब हो सकती हैं, क्योंकि एसिड है, खतरनाक एसिड, तो खराब कर सकता है। तो उन लाइनिंग को स्टोमक की प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टोमक क्या सिक्रीट करता है, एक चीज सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। देखो HCl भी स्टोमक ही सिक्रीट करता है। HCl का काम क्या होता है, एसिड का काम है मतलब जर्म्स को मारना, ठीक है, और फूड को करने में, जर्म्स वगैरह को किल करने में करता है। बट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो स्टोमक की वॉल को भी तो खराब कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए क्या एक सिक्रीट करता है स्टोमक जो है, म्यूकस क्रिएट करता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो कोई इतना इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। पेप्सिन, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, पेप्सिन करते हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो प्लांट में दो तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं हम पढ़ेंगे, एक होते हैं फ्लोएम, एक होते हैं जाइलम। क्या होते हैं? जाइलम। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाइलम जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या था? वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसका रोल है? जाइलम का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये वही क्वेश्चन आ गया ना। चलो, डैश इज रिस्पॉन्सिबल वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने 20 क्वेश्चन कवर किए, बट उसके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी जेकेबी कांस्टेबल के बच्चे हैं, कल आपका पहला फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट होने जा रहा है। आप पर्सनली अरेंज दिस मॉक टेस्ट फॉर यू। मैंने इसको सेट कर दिया, सभी डन है चीजें, बस इसको कल सुबह लाइव करना है। अभी थोड़ा मुझे OMR शीट प्रिपेयर करनी है आपकी। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अभी मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ। 5-6 मिनट की वीडियो यूट्यूब में, उसको देख लो। अवेकनिंग क्लासेस हमारे गूगल में सिंपली सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस, हमारी वेबसाइट में पहुंच जाओगे, वहीं से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो एज ऐप इसको, तो हमेशा आपके फोन में रहेगी। और उस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से आपने इनरोल करना है। इस टेस्ट में इनरोल करो, 4 फुल लेंथ आपको OMR बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम आपको, ठीक है। चार्जेस आर मिनिमल, जस्ट डोमेन सर्वर देखना है, मैंने 49 रुपीज इन चारों का कंबाइंड चार्ज रखा है। तो आपको जैसे कल 13 को टेस्ट है ना, अभी आप जाओ, इसलिए मैंने आज लेक्चर लेट नहीं डाला, मैं 5 बजे लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आप जाओ, इसका प्रिंट लो जाके, OMR शीट डाउनलोड करो, वहां से OMR शीट्स डाउनलोड करो, OMR शीट डाउनलोड करके इसके 4-5 प्रिंट अपने पास ले आओ, ठीक है। वहीं पर आप वीडियो देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा OMR शीट कैसे, उनके प्रिंट लेके, और कल मॉर्निंग में जैसे ही टेस्ट आपका अपलोड होगा, आप इसको दिन के टाइम में मैं आपको रिकमेंड करूंगा 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप अपना टेस्ट दे दोगे, ठीक है। 2 घंटे का, 11 से 1 के बीच में टेस्ट देना, और मैं कोशिश करूंगा 3-4 बजे तक शाम को जैसे आंसर की आती है वैसे आपके आंसर की अपलोड करवा दूंगा, आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पे, आप खुद भी चेक कर सकते हो, आंसर की वहां पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप अपने आंसर मिलाना, और आपको बेसिकली एग्जाम टाइप एग्जाम देना है, मतलब फील करना कि रियल टाइम एग्जाम है। बैठना है, 2 घंटे का टाइम लगाना है, सारी डिस्टर्बेंस को अवॉइड करके, पानी की बोतल साथ रख के जैसे टेस्ट देते हो वैसे अच्छे से टेस्ट करना, और टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है।
पूरा एग्जाम ओरिएंट टेस्ट होगा। इसी तरह से 19 को टेस्ट होगा, सेकंड 24 28। तो आप इस तरह से एक ही बार सिंगल एनरोल कर सकते हो। वो आप वीडियो देख लो, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ। कल परसों ही वीडियो आई है, आप तो यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो यू शुड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बाकी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो ले आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।